पिछली कक्षा में हमने अवलेह कल्पना का अध्ययन किया था। अवलेह कल्पना वो कल्पना जिसका सेवन हम चाट करके करते हैं। इन्हें चबा करके सेवन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं। जब भी हम अवलेह कल्पना का अध्ययन करते हैं तो उसका जो मुख्य उदाहरण है च्यवनप्राश अवलेह, इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में जो पहली पहचान आयुर्वेद की आप किसी के भी थ्रू करेंगे तो वो च्यवनप्राश के ही थ्रू होती है। तो आज की क्लास में हम च्यवनप्राश अवलेह के बारे में देखेंगे कि इस कल्पना में कौन कौन से द्रव्य होते हैं और इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो च्यवनप्राश अवलेह की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी योग का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसका ग्रंथाधिकार और रोगाधिकार देखते हैं। तो च्यवनप्राश अवलेह का वर्णन हमको चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में मिलता है। तो चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है उसका जो पहला अध्याय है वो रसायन है। तो हमको च्यवनप्राश का वर्णन रसायन के पर्पज से मिलता है। च्यवनप्राश का उपयोग हम एजिंग को रोकने के लिए या रसायन के रूप में करते हैं। तो च्यवनप्राश में आप अगर देख रहे होंगे कि आपको उसका रेफरेंस दिख रहा है, तो च्यवनप्राश वो ड्रग होता है जिसमें 36 औषधियों के क्वाथ का उपयोग होता है। इसके अलावा इसमें 7 प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। इसके अलावा इसमें आंवला होता है, घी, शहद, शक्कर, ये निश्चित अनुपात में अलग अलग इसमें डले हुए होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें पहले 36 द्रव्य जो होते हैं वे कौन कौन से हैं। तो आपको जो श्लोक दिख रहा है, ये जो पूरा श्लोक है ये च्यवनप्राश की निर्माण विधि और उसमें डलने वाले घटक द्रव्य को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इस श्लोक की शुरू की 3 श्लोक देखते हैं तो ये जो 3 श्लोक हैं इनमें वो 36 द्रव्यों के नाम हमको मिलते हैं जिनके क्वाथ का उपयोग च्यवनप्राश निर्माण में किया जाता है। तो ये द्रव्य हैं बिल्व, अग्निमंथ, शोनक, काश्मर्य, पाटली, बला, पर्ण्य, चत्रस्थ, पिप्लिया, स्वद्रष्टा, वृहति द्वयम, श्रृंगी, ताम्लकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्कर, अगरु, अभया च अमृता, रिद्धि, जीवक, ऋषभको, शटी, मुस्तम, पुनर्नवा, मेदा, स एला, चंदन, उत्पलम, विदारी, वृषमूलानी, काकोली, काक, नाशिका। अगर आप देखेंगे तो ये वैसे 36 ड्रग हैं। अब आपको अगर मैं बता दूं इन 36 द्रव्यों में से 10 मूल के सारे ड्रग आते हैं तो आपको सिर्फ 26 द्रव्य के बारे में जानना रहेगा। बाकी जो 10 ड्रग हैं वो हमारे क्या हैं, 10 मूल के ड्रग हैं। तो अगर इनको हम एक एक करके श्लोक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें बिल्व है, अग्निमंथ है, शोनक ये भी 10 मूल का ड्रग है, काश्मर्य गंभारी को कहा जाता है, पाटला, ये 5 जो हैं ये 10 मूल के जो वृहद पंचमूल हैं वो हैं। इसके अलावा इसमें बला होता है, पर्ण्य चतरस्थ। पर्ण्य चतरस्थ बोलने का मतलब होता है इसमें 4 पर्णी डलते हैं। जब आप लघु पंचमूल देखते हैं तो लघु पंचमूल में शाल पर्णी और कृष्ण पर्णी आता है। इसके अलावा इसमें माश पर्णी और मुद्ग पर्णी, इस प्रकार से इसमें 4 पर्णी डलते हैं। इसके अलावा इसमें पिपली, स्वद्रष्टा का अर्थ है गोक्षुर, वृहति द्वयम। वृहति द्वयम का मतलब होता है 2 प्रकार की कंटकारी। तो आप लोग जान रहे हैं कि जो लघु पंचमूल होता है उसमें कंटकारी और वृहति, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी आता है, तो उसे ही वृहति द्वयम बोला है। इसके अलावा इसमें श्रृंगी है, श्रृंगी मीन्स कर्कट श्रृंगी ड्रग का नाम है। ताम्लकी कहा जाता है भ्रूमाम्लकी को, द्राक्षा सूखा हुआ अंगूर, जीवंती ये भी एक रसायन औषधि है। इसके अलावा पुष्कर मूल, अगरू की लकड़ी, अभया मीन्स हरितकी, अमृता गुड़ूची, रिद्धि ये अष्टवर्ग की एक ड्रग है, जीवक ऋषभक ये भी अष्टवर्ग के द्रव्य हैं, शटी या कचूर, मुस्त नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा ये भी अष्टवर्ग की ड्रग है, एला इलायची, चंदन यहाँ पर चंदन से हमें रक्त चंदन लेना है, उत्पल मीन्स कमल होता है, तो कमल का जो पार्ट हमको मिल जाता है उसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा विदारीकन, वृषमूलानी कहा गया है वासा को। इसके अलावा काकोली ये भी अष्टवर्ग में से एक द्रव्य है, और काकनाशा एक ड्रग होता है उसका नाम है। तो इस प्रकार से ये 36 ड्रग होते हैं जिनका हम क्वाथ निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आपको अवलेह कल्पना में बताया था क्वाथादि नाम पुनः पाकात, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन सारे ड्रग को लेकर के इनसे क्वाथ का निर्माण करते हैं।
तो कितनी मात्रा में? एशाम पलोन्मितान भागान, ये जो सारे ड्रग हैं इन्हें एक एक पल की मात्रा में लेकर के भागानी सतानी आम्लकस्य च पंचदद्यात् एकध्यम जल द्रोणे विपाच्येत, इसको एक द्रोण की मात्रा में पाक करते हैं। ऊपर के जो 36 द्रव्य बताए गए हैं उन्हें एक एक पल की मात्रा में लेकर के एक द्रोण में पकाते हैं। यहाँ पर अब एक द्रोण बोलने से आपको मैंने कहा है कभी भी हम रेशो में याद करते हैं, तो यहाँ पर कुछ द्रव्य मृदु हैं, कुछ मध्यम हैं और कुछ कठिन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी द्रव्य हैं उनसे 8 गुना जल डालते हैं और जब वो 1/4 शेष रहता है तब हम उसे छान लेते हैं। जब पुराने अनुसार यानी चरक के अनुसार जब हम च्यवनप्राश का निर्माण देखते हैं तो इन्होंने आंवला, च्यवनप्राश का जो मेन ड्रग है, इन्हें एक पोटली में डाल करके जब क्वाथ का निर्माण होता रहता है तो उसमें डाल करके पकाने का वर्णन किया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि श्लोक में लिखा है सतानी आम्लकस्य च पंच, पंच सतानी 5 और सत मीन 100, 500 आंवले को पोटली बना करके इस जल में डाल करके पकाते हैं। ज्ञात्वा गत रसेन एतानी औषधानी तम रसम, गत रस का मतलब होता है जब भी हम क्वाथ बनाते हैं तो क्वाथ बनाने का हमारा मोटो क्या है कि जो भी वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट है या जो भी उस औषध द्रव्य का सार है जब वो पूरी तरह से क्वाथ में चला जाता है, तो आप अगर किसी भी औषधि को क्वाथ बनाने के पूर्व चबा करके देखोगे या खा करके देखोगे तो उसका रस अलग होता है, और जब क्वाथ बनने के बाद आप क्वाथ को छान लेते हैं तो जो बचा हुआ द्रव्य होता है उसका रस बदल जाता है, यानी उसका जो पूरा रस होता है वो क्वाथ में चला जाता है। इसीलिए उसके लिए गत रस शब्द आया है कि जब औषधि का पूरा सार जो है क्वाथ में या जल में चला जाता है, तच्च आम्लकस्य उद्धृत्य, तब उसमें से क्वाथ को अलग छान लिया और आंवले को निकाल करके निष्कूलम, उसके बीज को अलग करना है और उसको क्या करना है, मज्जा यानी गूदे की तरह पल्प फॉर्मेशन करना है। तेल सर्पिसो पल द्वादशे भृष्टवा, उसको 12 पल, ठीक है, 12 पल तेल और शर्पी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अवलेह कल्पना में जब हम किसी भी पल्प का यूज़ करते हैं तो उस पल्प को हम घी या तेल में भूंजते हैं, तो जो च्यवनप्राश का पुराना रेफरेंस मिलता है वहाँ पर उसे तेल और घी दोनों में ही भूंजने का वर्णन किया गया है। तो आंवले को हम क्वाथ में जब वो पक जाता है तो निकालते हैं और उसका गूदा भाग लेते हैं। क्यों गूदा भाग लेते हैं? आप लोगों ने आंवला देखा होगा और यहाँ पर जो 500 आंवला लिखा है, आप अगर बुक में देखेंगे तो इन 500 आंवले का टोटल वेट आपको 5 किलो और समथिंग कुछ 5.5 किलो बताया होगा। तो ये जो आंवला जो चरक ने यूज़ किया है ये था 1 आंवला। जो आंवला जो होता है ये बहुत छोटा होता है, बेर की तरह रहता है, तो इसका 500 की क्वांटिटी में आपको 5 किलो ही आंवला रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि जब, और इस आंवले में रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब ये उबल जाता है तो इसको हम थोड़ा सा किसी भी बोरे में या किसी भी जालीदार पात्र में उसको कीस लेते हैं और उसका जो पल्प मिलता है उस पल्प को हम तेल या शर्पी में क्या करते हैं, भृष्टवा यानी भर्जन कर देते हैं। उसके बाद दत्वा च अर्ध तुलाम भिषग मत्स्य अंडिका पूतायः लेहवत साधु साधियेत। इसके बाद हमने क्या किया, आंवले को तेल और घी में भर्जन कर दिया, उसे हम अलग रख देते हैं। अब आते हैं अपने प्रोसीजर पे। जो क्वाथ हमने छान के रखा था उसमें हम अर्ध तुला, 1 तुला में 100 पल होते हैं और अर्ध तुला में 50 पल, तो हमारे जो टोटल ड्रग थे उनका हमने क्वाथ बनाया। उस क्वाथ में हम 50 पल, आधा तुला हम उसमें मत्स्यंडिका मतलब है यहाँ पर शक्कर, ठीक है, मछली के जो अंडे होते हैं उसी के बराबर शक्कर के दाने दिखने के कारण उनको मत्स्यंडिका बोल रहा है, तो उसको उसमें घोल लेना है। पूतायः, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, शक्कर घोलने के बाद हमको उसको छान लेना चाहिए, तो छानने के बाद उसको हम पकाते हैं। क्या लिखा है, लेहवत साधु साधियेत, यानी वैद्य को उसको छानने के बाद अग्नि में चढ़ा करके लेह के लिए जैसा पाक बताया गया है उस तरह से उसको
पकाना चाहिए। पकते पकते जब वो अवलेह के समान हो जाता है तब हमको उसको नीचे उतार कर उसमें प्रक्षेप डालना है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या प्रक्षेप डलता है। तो एक प्रक्षेप तो शहद है, लेकिन शहद हमको कब डालना है, जब हमारा अवलेह ठंडा हो जाए। तो हम मेन फोकस करेंगे बाकी जो 6 प्रक्षेप इसमें डलते हैं। सडपलम मधुना चा अत्र सिद्धे सीते प्रदापिये। जब ये पकने के बाद ठंडा हो जाएगा तो इसमें 6 पल शहद डालना है, तो ये बाद में डालने का है। इससे पहले इसमें हम 6 चीज़ें डालते हैं। आप लोगों ने चतुर्जात पढ़ा होगा। चतुर्जात में 4 वेद आते हैं जिनमें सुगंध पाई जाती है, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र और नागकेसर। तो च्यवनप्राश के प्रक्षेप में ये 4 ड्रग डलते हैं। तो ये जो 4 ड्रग होते हैं ये 1 पल की मात्रा में, हमने क्वाथ द्रव्य जो 36 लिए थे उनकी एक एक की मात्रा कितनी थी, 1 पल। तो जितनी मात्रा एक क्वाथ द्रव्य की होती है उतनी ही मात्रा में हम चतुर्जात एक एक लेते हैं। यानी 1 पल हमने इलायची लिया, 1 पल दालचीनी, 1 पल तेजपत्र और 1 पल नागकेसर। इससे दुगनी मात्रा में हम इसमें पिपली डालते हैं, बड़ी पिपली का यूज़ किया जाता है। और पिपली से 2 गुना हम इसमें डालते हैं तुगा छीरी या वंशलोचन। तो इसमें 6 प्रक्षेप हैं, वंशलोचन, पिपली और चतुर्जात। चतुर्जात के 4 ड्रग। तो याद कैसे रखेंगे, चतुर्जात जितनी मात्रा में एक एक क्वाथ द्रव्य डला है, पिपली चतुर्जात से चतुर्जात के 1 द्रव्य से दुगना, और वंशलोचन पिपली से भी दुगनी मात्रा में। और जब ठंडा होगा तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम, शहद। इत्यम च्यवनप्राशम परमुक्तो रसायना। तो ये च्यवनप्राश है जो कि एक परमुक्त रसायन है। ठीक है, तो हमने ये जो पूरी प्रोसीजर देखी, इसमें आपको 5 किलो आंवले के हिसाब से किस प्रकार से ड्रग ले करके आप च्यवनप्राश का निर्माण कर सकते हैं उसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। अगर इसी प्रोसीजर को आगे हम देखना चाहें तो जैसे कि ये इसके घटक द्रव्य बताए गए हैं। आपको मैंने बताया इसमें जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक संहिता ने अष्टवर्ग के 5 द्रव्य का वर्णन किया है। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, जीवंती, मेदा, काकोली। उन्होंने महामेदा का वर्णन नहीं किया है, क्षीर काकोली का वर्णन नहीं किया है और वृद्धि का वर्णन नहीं किया है। लेकिन जब हम सारंगधर संहिता देखते हैं तो सारंगधर संहिता ने अष्टवर्ग के 7 द्रव्यों का यूज़ किया है। तो नॉर्मली जो अष्टवर्ग होता है ये हमको अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको कोई ड्रग अवेलेबल नहीं होता तो हम उसके सब्स्टिट्यूट प्रतिनिधि द्रव्य का उपयोग करते हैं। तो हम इन अष्टवर्ग के स्थान पर 4 औषधों का यूज़ करते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, वराहीकंद और विदारीकंद। ठीक है, बाकी अगर आप इसको अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि गोघृत की मात्रा, तिल तेल की मात्रा और शहद की मात्रा, तीनों की जो मात्रा है आचार्य ने 6 पल बताई है। क्यों? और अगर आप सारे दोषों का समन द्रव्य देखें, वातज, पित्तज और कफस, तीनों का समन द्रव्य क्या है, घृत, तेल और मधु। तो इसीलिए जब चरक के अनुसार हम च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं तो ये तीनों दोषों पे काम करता है। क्यों? क्योंकि रसायन जो भी ड्रग होता है उसका गुण क्या होता है, त्रिदोष हर। तो इस तरह से हमने च्यवनप्राश के घटक द्रव्य देखे। निर्माण विधि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जिन द्रव्यों को 36 द्रव्य बताए हैं उनको हमें यवकूट करना है। पुराने समय में आंवले को उसी में डाल करके पका दिया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि च्यवनप्राश का निर्माण बड़े आंवलों से किया जाता है, उस समय मैंने क्या कहा, छोटे आंवले थे तो वो तुरंत पक जाते थे। तो इसीलिए अभी जब हम च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं तो हम क्वाथ का निर्माण अलग करते हैं, आंवले को अलग उबालते हैं। आंवले को उबालने के बाद उसको किसी बोरी या फिर जो आपकी मच्छरदानी जिसमें छेद रहते हैं जाली जैसा, वैसी किसी संरचना में कीसते हैं और पल्प बनाते हैं। उसका रेशा जो रहता है उसको अलग कर देते हैं। आंवले के इस पल्प को हम घी में भर्जित करके अलग रख देते हैं। घी में भर्जित करके अलग रखने के बाद हम जो क्वाथ बना है उस क्वाथ में शक्कर डाल करके उसको घोलते हैं। उसके बाद उसे छान लेते हैं। छानने के बाद आप क्या करते हैं, उसे फिर से
अग्नि में चढ़ा करके पाक करते हैं। जब हमें अवलेह पाक के लक्षण दिखने लग जाते हैं तो पात्र को नीचे उतार करके जो जो प्रक्षेप बताए गए हैं उसे उसमें डाला जाता है, और जब हमारा अवलेह ठंडा हो जाता है तब हम इसे शहद डाल करके पकाते हैं। तो ये हमारे च्यवनप्राश निर्माण की विधि है। चरक के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार कुछ चीज़ों में अंतर आया है कि आंवला हम अलग उबालने लगे। इसके अलावा वन्य आंवले का उपयोग ना करके हमने बड़े आंवलों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चरक ने घृत और तेल दोनों का उपयोग बताया है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो आज के समय में सिर्फ इसमें घृत का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप अगर और देखेंगे तो शक्कर की जो क्वांटिटी पहले कम बताई जाती थी, अभी के समय में जो शुगर है वो ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। अगर च्यवनप्राश की फलश्रुति की बात की जाए, फलश्रुति मतलब कि च्यवनप्राश का अगर हम सेवन करेंगे तो ये क्या करेगा हमारे शरीर में, तो ये जो फलश्रुति का श्लोक लिया गया है ये भी चरक का श्लोक है। तो यहाँ पर अगर हम चरक के अनुसार च्यवनप्राश का निर्माण करेंगे तब हमको ये फायदे होंगे। तो ये कांस श्वास हर, ये कांस और श्वास दोनों का हरण किया जाता है विशेष रूप से। क्यों, आपने देखा है कोरोना की गाइडलाइन में भी च्यवनप्राश अवलेह का वर्णन है। इसके अलावा ये रसायन है, इसीलिए क्षीण व्याधि में, छत में, वृद्ध लोगों में, बच्चों में, अंगवर्धन में यानी बॉडी डेवलपमेंट या बिल्डिंग के समय इसका उपयोग करते हैं जब बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा स्वरच है, उरो रोग, हृदय रोग, वात शोणित, पिपाशा, मूत्रशुक्र, इन सारे रोगों में हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली च्यवनप्राश के लिए लिखा गया है अस्य मात्राम प्रयुज्य योपरुन्ध्य अन्न भोजनम, यानी च्यवनप्राश की केवल इतनी मात्रा लेनी चाहिए जो हमारे अन्न की मात्रा को प्रभावित ना करे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो मात्रा है उससे आप ज़्यादा खा लें और उसके कारण आप भोजन ग्रहण ना करें। इसीलिए लिखा है अस्य प्रयोग च्यवन सुवृद्धो अभूत पुनर्नवा। इसका प्रयोग आप अगर देखेंगे तो च्यवन ऋषि ने सबसे पहले किया था और उनकी वृद्धावस्था दूर होकर के युवावस्था वापस आ गई थी। इसके अलावा और कुछ लाभ हैं कि इससे मेधा और स्मृति बढ़ती है, कांति आती है, आरोग्य प्रदान करता है, बल्य है, इंद्री को बल देता है। इसके अलावा वृष्य होता है, जठराग्निवर्धन है, शरीर के वर्ण को बढ़ाता है और वायु का अनुलोमन करता है। लेकिन इतने सारे जो काम बता रहा है ये आपको प्रभाव कब मिलेगा, जब आप चरक के अनुसार बताए गए च्यवनप्राश का सेवन करेंगे और रसायन अस्य अस्य नरः प्रयोग लभेत जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात्। कुटी प्रवेश, रसायन चिकित्सा जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक प्रकार होता है कुटी प्रवेश। कुटी मीन्स होता है घर और प्रवेश मीन्स अंदर रहना। तो जब आप किसी, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है घर के अंदर ही रह करके आपको मेडिसिन का सेवन करना है, बाहर नहीं निकलना है। तो जब आप च्यवनप्राश का सेवन इस विधि से करेंगे तभी आपको जो मैक्सिमम फल है वो प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये च्यवनप्राश की फलश्रुति है। इस प्रकार से च्यवनप्राश एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसके कंटेंट क्या है, इसमें कौन कौन से प्रक्षेप द्रव्य डलते हैं, कैसे इसकी पाक परीक्षा देखते हैं और इसका वर्णन कहाँ पर आया है, इसके सेवन से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।